अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक मुकदमे की समाअत की जिसमें डीएचए यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की कानूनी हैसियत से मुकदमे का आगाज़ हुआ और इख्तिताम कुछ मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान के आटे की बरामदगी के मामले पर हुआ। क्या वजह बनी, केस क्या था, इसमें चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने सख्त रिमार्क्स क्यों दिए और ऑर्डर इतना होम्योपैथिक क्यों लिखवाया, इससे मुतालिक इस व्लॉग में कुछ बात करते हैं। तो मुकदमा ये था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारा, उसके सरकारी मुलाजमीन को जिस तरह प्लॉट अलॉट होते हैं, इसी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई थी और उसके तहत जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनको प्लॉट्स दिए गए थे। लेकिन इस अथॉरिटी ने किया ये कि 2005 के अंदर बहरिया टाउन को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपनी अलॉटीज़ को दी गई जो ज़मीन थी वो बहरिया टाउन के हवाले कर दी गई। बहरिया टाउन ने वो ज़मीन ख़रीद ली और उसके बाद बहरिया टाउन ने एक 3 जमाती मुआहदे के बाद उस ज़मीन को हवाले कर दिया डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए के। और डीएचए ने उस ज़मीन के हसूलगी के बाद जो वो ज़मीन हासिल की थी वो इस बाबत हासिल की थी कि जो शोहदा हैं या फिर जो जंग के दौरान लोग ज़ख्मी हो जाते हैं या उनके असरान या उनकी फैमिलीज़, उनको वहाँ प्लॉट्स दिए जाएंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने जब केस के फैक्ट्स को देखा पहले, तो उसके बाद जैसे कि पहले पिछली समाअत हुई थी जनवरी में और उसमें जवाब मांगा गया था पंजाब हुकूमत से, डीएचए से और बहरिया टाउन से कि कैसे अवाम की ज़मीन को ऐसे एक सिग्नेचर के तहत या एक वज़ीर आला के अप्रूवल के तहत डीएचए के हवाले कर दिया गया। तो उससे मुतालिक जवाबात भी अदालत में जमा कराए थे जिन पर कुछ अदालत की तसल्ली तो नहीं हुई। लेकिन जब केस को समझ लिया गया तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने सवाल किया कि डीएचए की कानूनी हैसियत क्या है, जिस पर उनको बताया गया कि 2005 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए डीएचए का क़याम अमल में लाया और उसका मकसद ये था कि शोहदा और जो शोहदा के साथ दीगर जंग के ज़माने में या जंग के दौरान लोग ज़ख्मी हो जाते हैं या इफ़ेक्ट होते हैं उससे, उनको वहाँ प्लॉट्स दिए जाएंगे या उनकी फैमिलीज़ को वहाँ प्लॉट्स दिए जाएंगे। लेकिन जो बेंच के रुकन हैं जस्टिस इरफान सादत खान, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या बहरिया टाउन ने ये ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हासिल की और उसके बाद उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया डीएचए को। ज़मीन ट्रांसफ़र हुई शोहदा और वॉर अफेक्टेड लोगों के नाम पर, लेकिन उस ज़मीन यानी 3000 कनाल ज़मीन के ऊपर अस्करी 14 तामीर कर दिया गया पिंडी के अंदर और फिर वहाँ पर प्लॉट्स को बेचा गया। जब ये सवाल हुआ और जाहिर है कि वकील ने इस सवाल के जवाब में मानना ही था, क्योंकि वाकई ही रावलपिंडी में उस ज़मीन के ऊपर जो कि शोहदा के नाम पर ख़रीदी गई थी, अस्करी 14 तामीर कर दिया गया है और वहाँ पे अब प्रॉपर्ली डेवलपमेंट भी हो गई है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवाल के ऊपर जब वकील ने जवाब दिया तो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब बरहम हो गए और उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि शोहदा का नाम लेना छोड़ दें और शोहदा के पीछे छुपना भी छोड़ दें। उन्होंने कहा आपने कारोबार करना है यानी डीएचए को कारोबार करना है तो करें, लेकिन शोहदा के नाम पर ना करें। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने यह भी कहा कि शोहदा की तजलील करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप बार बार शोहदा के नाम के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं और फिर उन्होंने, उनकी आवाज़ भी काफ़ी लाउड हो गई थी और फिर उन्होंने वकला को ही मुखातिब करते हुए ये कहा कि हम शोहदा की तजलील होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर थोड़े अरसे के बाद आप फैसला कर लेते हैं कि लेट्स प्ले शोहदा शोहदा, यानी शोहदा का नाम लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि शोहदा के लिए ये करें, शोहदा के लिए वो करें, जबकि आपने अपना कारोबार करना था। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से खेल खेला गया, उन्होंने कहा कि हमें ये मालूम है। और फिर ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि जो उस वक्त के वज़ीर आला थे, वज़ीर आला पंजाब, उनके पास क्या इख्तियार था कि वो इस तरह से जो ज़मीन है उसको शोहदा के नाम पर एक यक जुम्बिश कलम से हासिल करें और बग़ैर असम्बली या काबीना की मंजूरी के इस तरह से कई हज़ार कनाल ज़मीन शोहदा के नाम पर लेकर उस पर कारोबार शुरू कर दें। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल किया कि ये जो खुफिया मुआहदे हैं यानी खुफिया डील्स करके आप ज़मीनें इधर उधर कर लेते हैं, ये कैसे हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर जो 4 की प्लेयर्स हैं जिनके के नाम आ रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने सवाल किया तब हुकूमत किसकी थी, बताया गया कि परवेज़ मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप का ज़माना था। फिर ये भी सवाल किया कि उस वक्त पर जो वज़ीर आला पंजाब का कलमदान था वो किसके पास था, तो मालूम पड़ा परवेज़ इलाही के पास था। तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस का बरहम होना बनता था। परवेज़ मुशर्रफ के वैसे ही नाकिद हैं, परवेज़ इलाही का ताल्लुक अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। उसके अलावा जो बाकी 2 नाम थे उसमें नाम था बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का और चौथा नाम था जाहिद रफ़ीक का। जाहिद रफ़ीक वो हैं जो हाल ही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस के अंदर पेश होकर गवाही भी देते रहे और उन्होंने
मज़ाहिर नकवी की कई करप्शन में उनकी मुआवनत भी की। तो ये चारों ही ऐसे नाम थे जो कि चीफ जस्टिस के नापसंदीदा थे, और इनके नाम आने पर चीफ जस्टिस ने इनका ये भी कहा कि ये की प्लेयर्स हैं, यानी ये चार लोग, परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही, मलिक रियाज और जाहिद रफ़ीक। और फिर उन्होंने ये कहा कि बहरिया टाउन जो कुछ मुल्क के साथ कर रहा है, उन्होंने कहा ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया था। फिर चीफ जस्टिस काजी फरीसा कहते हैं कि क्या हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से पाकिस्तान इसलिए लिया था कि ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर लिए जाएं। फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो बहरिया टाउन है ये तो पूरा मुल्क चला रहा है। और फिर चीफ जस्टिस ऐसे शिफ्ट हुए बहरिया टाउन के मामले पर मीडिया हाउसेस के ऊपर, और कहा कि मीडिया हाउसेस भी बहरिया टाउन ने ख़रीद रखे हैं, तो यकीनी तौर पर इस केस को कोई भी टीवी पर चलाने की जुर्रत नहीं करेगा, तो ऐसा करते हैं हम इस केस की समाअत को लाइव कर लेते हैं। फिर उन्होंने वकला जो कि उनके सामने मौजूद थे, जिनमें के जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी थे, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा, उनसे भी पूछा गया, जो आज बहरिया टाउन की जानिब से वकील अदालत में पेश हुए थे, कि क्या हम इस मुकदमे की समाअत लाइव कर दें। तो एडवोकेट जनरल पंजाब के अलावा तमाम लोगों ने इस बात में अपना इनकार ही चीफ जस्टिस के सामने रखा और कहा कि बेहतर होगा मुकदमे को सुन ले, लाइव ना करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आवाम को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर मुकदमे की समाअत को लाइव करने का चीफ जस्टिस ने लाइव करने की हिदायत दी, और फिर 11 बजे जो मामूल की अदालती ब्रेक होती है उस पर उठ गए। 11:30 बजे केस की समाअत का आगाज़ दोबारा हुआ, लेकिन जो 11:30 से पहले वाला एक पेस या एक चीफ जस्टिस की बरहमी का लेवल था, वो 11:30 के बाद काफ़ी हद तक बैठ चुका था। 11:30 के बाद एक बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आपको याद होगा मलिक रियाज ने एक बार फ़ाइलों को टायर लगाने वाली बात की थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले वो साहब हमने सुन रखा है कि फ़ाइलों को टायर लगाने की बात करते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फ्लाइंग जेट पकड़ा और एकदम से इस सारी ज़मीन को बग़ैर किसी कानूनी हैसियत या कानूनी बुनियाद के अपने ही लिए एक कानून बनाया और ज़मीन को का ट्रांसफ़र हासिल कर लिया। यहाँ पर मुद्दा ये था कि ज़मीन का ट्रांसफ़र किया कैसे गया, यानी उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, वज़ीर आला पंजाब थे परवेज़ इलाही, उन्होंने कैसे इस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर लिया डीएचए के नाम पे। और यहाँ पर फिर डीएचए के से मुतालिक ब्रेक के बाद, यानी जब मूड बिल्कुल तब्दील हो चुका था और अदालत काफ़ी कूल डाउन हो गई थी, उस वक्त चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ सवालात किए। ये भी पूछा कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्या अपना ऑडिट कराती है। उनके ऑडिट से मुतालिक भी जवाब नज़र था। फिर सवाल किया कि क्या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने जो ये ज़मीन अपने वागुज़ार किया, ज़मीन अपने पास हासिल कर ली, एक तरह से कब्ज़े का लफ्ज़ भी चीफ जस्टिस इस्तेमाल करते रहे, तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या इन्हें कोई पूछने वाला था। फिर चीफ जस्टिस कुछ आगे बढ़ते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा मुकदमा है, इसके अंदर जो ज़मीन हसूलगी का तरीक़ेकार अपनाया गया, वो गैर कानूनी था, यानी बुनियाद ही गैर कानूनी थी। और फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, यानी साबिक जो वज़ीर आला पंजाब थे परवेज़ इलाही, उनको बादशाह का भी लक़ब दिया और ये कहा कि वो बादशाहत करते रहे कि एक सिंगल ऑर्डर से उन्होंने इस सारी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया और आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आकर अदालत कुछ फंस भी गई। उन्होंने कहा कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इस मुकदमे में हम आगे कैसे बढ़ें। ज़ाहिर है, जब एक मुकदमा ज़मीन ट्रांसफ़र का हो और आपके सामने अलॉटीज़ ये कहकर आए हों कि हमारे प्लॉट्स को इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमें हमारा जो मुआवज़ा था वो अदा नहीं किया गया, उस केस के अंदर डीएचए की कानूनी हैसियत, बहरिया टाउन का पूरे मुल्क को चलाना और उसका पूरे मुल्क को कैप्चर करने का जिक्र कर दिया जाए, तो फिर वाकई समझ में नहीं आता कि इस मुकदमे में कहाँ निकलें। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फरीसा के सामने एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये मशवरा रखा कि आप ऐसा कीजिए कि इस केस के अंदर जो जो भी अफराद ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर लें या कानूनी कार्रवाई कर ली जाए। यहाँ एडवोकेट जनरल पंजाब का भी जो किरदार है उसको देखने की ज़रूरत है। वो समझते हैं कि डीएचए को अगर ओवरऑल पकड़ लिया गया या आर्मी चीफ तक बात पहुँच गई, तो ज़ाहिर है उनकी नौकरी को भी ख़तरे में पड़ती है। फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर जिसकी कि वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मरीम नवाज़ को भी ज़िम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। ये 2005 और 2007 का मामला है। तो उन पर्टिकुलर अफराद के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। आपको पता है बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज मुस्लिम लीग नून की जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी टारगेट लाइन पर रहते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन मलिक रियाज का नाम लेते रहते हैं, मीडिया हाउसेस को भी इस बारे ललकारते रहते हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनके बारे में भी मुस्लिम लीग नून की क्या राय है हम सबको मालूम है। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में क्या राय है सबको मालूम है। और फिर चौथे शख्स वो हैं जाहिद रफ़ीक, उनके बारे में मुस्लिम लीग नून की ज़ाहिर है कोई राय नहीं है, वो सियासी शख्सियत नहीं है। तो इन सारे ही लोगों पर चीफ जस्टिस की बरहमी कुछ हैरान कुन नहीं थी। सिर्फ शोहदा वाला जो पार्ट था उसको डबल मीनिंग में इसलिए लिया जा सकता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन दिनों शोहदा के ज़िक्र करके
बार बार मुख्तलिफ बयानिए देती रहती है और हुकूमत भी देती रहती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन बाकी सारा जो केस था और जिस तरीके से उसको चलाया गया, वहाँ पे कुछ बात बैठ गई। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने एकदम से ये सवाल किया कि जो बहरिया टाउन ने DHA को ट्रांसफ़र की ज़मीन, वो तो ज़रूरी ज़मीन थी, तो ज़रूरी ज़मीन का ट्रांसफ़र कैसे हासिल किया गया? क्या उसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई थी उसको अमल में लाया गया या नहीं? इस सवाल के बाद उनको अचानक से याद आया कि मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटीज़ तामीर की जा रही है और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीर की वजह से मुल्क में जो वसाइल की या जो खुराक की पैदावार थी वो ख़त्म होती जा रही है और इसी वजह से पाकिस्तान बैरूनी मुल्कों के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करने लगा है फूड सिक्योरिटी के मामले में। फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने काफ़ी लंबा मामला बताया कि कैसे जब आप मुल्क में ज़रूरी ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील करते जा रहे हैं, तो वहाँ से खुराक की कमी, पानी की कमी, इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान को देखने पड़ रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ कुछ आकर रुके आटे की बरामदगी से मुतालिक। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो आटा बरामद किया करता था, लेकिन अब यूक्रेन की वॉर के बाद हमारा ये हाल हो गया है कि हम आटे की भी जो मुख्तलिफ दरामदात हैं उस पर अड़ जाते हैं और वो भी हमें महंगा ख़रीदना पड़ता है। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मुल्क में ना पेट्रोल है, ना ही दीगर वसाइल हैं जो कि बेसिक रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में माजी में हुआ करते थे, वो अब कम हो गए और इस सब के ज़िम्मेदार हाउसिंग सोसाइटीज़ है, DHA, बहरिया टाउन समेत सब हाउसिंग सोसाइटीज़। और उसके अलावा ज़िम्मेदारान का तयन करने के बजाय ऑर्डर में चीफ जस्टिस ने सिर्फ इतना कहा कि जो अलॉटीज़ हैं वो ये जो तमाम तर यानी DHA, बहरिया टाउन हमारे सामने पार्टीज़ मौजूद हैं, इनके साथ कोई मसालत करने की कोशिश कर लें और अगली डेट ऑफ हियरिंग पे आके हमें बता दें। लेकिन हुकूमत पंजाब से ये कहा कि आप क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली का जो अमर है उसको सामने रखें और ये देखें कि किस तरीके से कार्रवाइयाँ करनी है। और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा एक मौके पर कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है आलूदा तरीन मुल्कों में। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना ये भी वो तस्लीम करते हैं कि अदलिया भी कुछ अच्छी रैंकिंग में नहीं है दुनिया में। और अच्छी रैंकिंग में अदलिया इसलिए नहीं है कि इंसाफ मुहैया करना पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस यहाँ पर एक बात और भी कह गए, उन्होंने कहा हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं फराहमी इंसाफ के तरीक़ेकार में, ताकि पाकिस्तान की रैंकिंग कुछ बेहतर हो सके। और इस तरह उन्होंने बाकी इदारों को भी बेहतरी लाने का पैगाम दिया। तो मैं समझती हूँ कि आज की जो समाअत थी उसमें अगर चीफ जस्टिस का मैसेज कबूल करके बाकी इदारे भी वही बेहतरी लाने लगे जो चीफ जस्टिस फराहमी इंसाफ के लिए ला रहे हैं, तो फिर मुल्क के इदारों का मज़ीद क्या हाल होगा, इसको हम सब इमेजिन कर सकते हैं। और आज की समाअत के अंदर जो बात DHA को ललकारने से शुरू हुई थी वो ख़त्म मौसमियाती तब्दीलियों पर और आटे की बरामदगी दरामदगी पर हो गई और ऑर्डर कुछ भी नहीं निकला। यही होता आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से। लेकिन अभी इस केस को ईद के बाद तक मुलतवी किया गया है, तो देखना है फाइनल ऑर्डर के अंदर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट कुछ दर्ज नहीं करेगी या फिर आज की जो समाअत है वो ज़बानी जमा खर्च ही काउंट होगी। मुझे यहाँ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।